जिद्दी बादशाह। बहुत पुराने जमाने की बात है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी गुलफिशन था। शहजादी गुलफिशन अपनी खूबसूरती, खुश अखलाकी और अक्लमंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी और कई मुल्कों के शहजादे इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर बादशाह उन शहजादों की तरफ से आने वाले हर रिश्ते को नामंजूर कर दिया करता था। ये बात नहीं थी कि वो शहजादे खूबसूरती या बहादुरी में किसी से कम थे। बादशाह के पास इन रिश्तों से इनकार की सिर्फ एक ही वजह थी। शहजादी गुलफिशन चूंकि इसकी इकलौती बेटी थी और वो इससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इसकी लाडली बेटी की शादी किसी दूर दराज के मुल्क के शहजादे से हो जाए और वो इससे जुदा होकर दूर चली जाए। बादशाह ने दिल में सोच रखा था कि उसकी शादी अपने मुल्क के ही किसी अच्छे से नौजवान से कर देगा और उसका महल अपने महल के बराबर में बनवा देगा ताकि वो दोनों इसमें रह सकें। इस मकसद के लिए उसने निहायत माहिर मामारों से महल की तामीर भी शुरू कर दी थी। बादशाह अपनी मलका से भी बहुत मोहब्बत करता था। वैसे तो वो हर लिहाज से एक बेहतरीन हुक्मरान था, हुकूमत के उमूर में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपनी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशिश रहता था, मगर इसकी इस जिद ने सबको परेशान करके रख दिया था कि वो शहजादी की शादी किसी दूर दराज मुल्क के शहजादे से नहीं करेगा। मलका इसको लाख समझाती कि लड़कियां तो पराई होती हैं, एक रोज उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, मगर बादशाह के कान पर जो तक नहीं रेंगती थी। एक रोज जब उसी मौजू पर बात हो रही थी तो मलका ने बादशाह को अपनी मिसाल दी कि वो 7 समंदर पार एक मुल्क की शहजादी थी, मगर बादशाह से शादी करके उसे भी अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ेगी था। बादशाह इस बात पर कायल तो किया होता, मुस्कुरा कर बोला, मलका, अगर आपके अब्बा भी आपसे इतनी मोहब्बत करते जितनी कि हम शहजादी गुलफिशन से करते हैं तो वो भी आपको ब्याह कर इतनी दूर नहीं भेजते। मलका ने ये बात सुनी तो मुंह फैलाकर बोली, जहां पनाह आपको पता है मेरे अब्बा हुजूर मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते थे। मैं एक लम्हे के लिए भी उनकी नजरों से ओझल हो जाती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। बादशाह को एहसास हो गया था कि इसके मुंह से एक नामुनासिब बात निकल गई है जिससे मलका की दिल आजारी हुई है। इसने कहा, प्यारी मलका, हम माफी चाहते हैं, हमने मजाक ही मजाक में एक गलत बात कह दी थी, वरना हकीकत तो ये है कि तमाम बाप अपनी बेटियों से यकसर मोहब्बत करते हैं। मलका ने बादशाह की शर्मिंदगी महसूस करके नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी शहजादी मुल्क फारिस के शहजादे अहमर को पसंद करती है। आपको याद है ना, वो अपने माँ बाप के साथ थोड़े दिन पहले हमारे मुल्क में आया था। दोनों हालांकि चंद रोज ही एक साथ रहे थे, मगर इतने कम अरसे में ही आपस में काफी घुल मिल गए थे। उसकी माँ ने शहजादी का रिश्ता भी मांगा था, मगर आपने कह दिया था कि सोचकर जवाब देंगे। मेरा तो ख्याल है कि आप हाँ कर ही दीजिए, शहजादा अहमर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बादशाह ने मलका की बात का जवाब तो नहीं दिया, सिर्फ इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, मलका, तुम इस सिलसिले में जल्द ही खुशखबरी सुनोगी। ये कहकर बादशाह तो कमरे से निकल गया और मलका धिक से रह गई कि जाने बादशाह क्या करने वाला है। बादशाह का एक वजीर भी था, बहुत अक्लमंद, वफादार और बादशाह का जानिसार। वजीर का एक बेटा भी था और इसका नाम शहरियर था। वो तलवार बाजी, तीर अंदाजी और नेजाबाजी में यकता था। सूरत शक्ल इसकी ऐसी थी कि जो देखे देखता रह जाए। शहजादी गुलफिशन और शहरियर का बचपन एक साथ ही गुजरा था। बादशाह और मलका इसको अपने बेटों की तरह ही चाहते थे। यही वजह थी कि इसकी तालीम व तरबियत और तलवार बाजी वगैरह की तरबियत शहजादी गुलफिशन के साथ ही हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस थे और एक दूसरे के दिख सिक के साथी थे। गर्मियों की एक दोपहर थी। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक कनीज भागती हुई मलका के पास आई और घबराए हुए लहजे में बोली, मलका आलिया, जल्दी से आइए,
शहजादी साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। कनीज की बात सुनकर मलका घबरा गई और दौड़कर शहजादी के कमरे में आई। इसने देखा शहजादी दिलफिशा आंखें बंद किए अपने बिस्तर में लेटी हुई है। ऐसा मालूम देता था जैसे वो बेखबर सो रही है। मलका ने गसीली नजरों से कनीज की तरफ देखा और बोली, शहजादी तो सो रही है, तुम कह रही हो कि इसकी तबीयत खराब हो गई है। कनीज खौफ से थर थर कांपने लगी और बोली, मलका हुजूर, शहजादी साहिबा अच्छी खासी मुझसे बातों में मसरूफ थीं कि अचानक इन्होंने एक चीख मारी और बिस्तर पर गिर पड़े। मैंने इन्हें बहुत आवाजें दी मगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर मलका को भी तशवीश हुई। उसने पहले तो शहजादी को हिला जलाकर उठाने की कोशिश की, फिर जब कोई कामयाबी नहीं हुई तो उसने बादशाह को इत्तला करवाई। शहजादी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर बादशाह के तो हाथों के तोते रह गए। वो भागा भागा आया और महल के तमाम तबीबों को तलब कर लिया। वो सब शहजादी का मुआयना करने लगे। एक तरफ वजीरजादा शहरियर भी मुंह लटकाए खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब तबीबों ने मुआयना खत्म किया तो वो खासे मायूस थे। इन्होंने बादशाह को बता दिया कि शहजादी का मरज उनकी समझ से बालातर है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सर पकड़ कर बैठ गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई थी। बादशाह ने उसी वक्त मुल्क के दूसरे हकीमों और तबीबों को भी तलब कर ली और शहजादी को दिखाया गया मगर बेसूद। शहजादी का मरज किसी की भी समझ में नहीं आया था और वो बदस्तूर अपने बिस्तर पर बेसुध सोती रही। उसी परेशानी में शाम हो गई। अगले रोज मायूस होकर बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी को नींद से बेदार करेगा, शहजादी की शादी इससे कर दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर कोई भी हाजिर नहीं हुआ। सब लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े हकीम और तबीब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सके तो वो क्या कर लेंगे। इस सूरत हाल से बादशाह और मलका सख्त परेशान थे। उनकी मायूसी बढ़ती जा रही थी कि ऐसे में एक चौकीदार ने आकर इत्तला दी कि मुल्क फारिस का शहजादा अहमर आया है और शहजादी के इलाज के सिलसिले में बादशाह से मिलना चाहता है। नाउम्मीद बादशाह की उम्मीद अभी बाकी थी। इसने शहजादे अहमर को फौरा ही अपने कमरे में तलब कर ली। महल के पहरेदार इसको लेकर हाजिर हो गए। बादशाह उससे पहले भी मिला हुआ था। चंद रोज कबल वो अपने माँ बाप के साथ इसके महल में आया था। शहजादा अहमर ने झुककर बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। मनादी करने वालों से सुना कि शहजादी साहिबा नींद से नहीं जाग रही। मेरा ख्याल है कि उनकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इसके गुफ्तगू करने के अंदाज और वजाहत ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया था। उसने दिल में सोचा कि अगर इस खूबरू शहजादे ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया तो वो जरूर उससे उसकी शादी कर देगा। फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल किया, तुम तो एक शहजादे हो, हिकमत के कामों से तुम्हारा क्या वास्ता? शहजादे अहमर ने अदब से हाथ बांध कर कहा, जहां पनाह, शहजादी साहिबा किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, ये मसला दूसरा है। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारा मतलब है ये किसी जादूगर या देव वगैरह का चक्कर है? शहजादा अहमर ने नफी में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। फिर इसने हीरे जवाहरात से मुर्स्सा एक छोटी सी खूबसूरत डबी निकाली और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, शहजादी साहिबा को कुछ भी हवा हो, उनका इलाज इस डबी में बंद है। बादशाह हैरत और दिलचस्पी से इस डबी को देखने लगा। अहमर की बात में जाने की यह बात थी कि मलका को भी उम्मीद हो गई कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। वजीरजादा शहरियर भी वहीं था और बड़ी दिलचस्पी से शहजादे की बातें सुन रहा था और इसके होंठों पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी। इसके बाद बादशाह और वो सब लोग इस कमरे में आए जहां शहजादी महखूब थी।
शहजादे अहमद ने बगौर शहजादी को देखा। कुछ सोचते हुए उसने वो खूबसूरत डब्बी खोलकर इसमें से एक पर निकाला। वो पर हसीन वाव जमील रंगों से जगमगा रहा था। शहजादे अहमद ने इस पर को शहजादी के तलूम से लगाया। जैसे ही पर ने इसके तलूम को छुआ, शहजादी को एक हल्की सी छीनक आई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और हैरानी से सबको देखने लगी। बादशाह और मलका के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। बादशाह ने जल्दी से आगे बढ़कर शहजादी को गले से लगा लिया। शहजादी घबराई हुई सी लग रही थी। अब तो हुजूर मुझे क्या हो गया था? इसने पूछा। कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर बादशाह ने शहजादा अहमद का हाथ पकड़कर कहा, शहजादे, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क में फैल गई थी। इस खुशी में बादशाह ने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। चंद रोज के बाद हसब वादा शहजादा अहमद और शहजादी गुलफिशा की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। रुखसती के वक्त शहजादी बादशाह के सीने से लगकर रोने लगी तो बादशाह ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी हम गलती पर थे। हर लड़की को एक ना एक रोज अपने घर जाना पड़ता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी शादी अहमद जैसे खूबसूरत और ज़हीन शहजादे से हुई है। मलका शहजादी की जुदाई से रंजीदा तो थी मगर इस बात पर खुश भी थी कि बादशाह ने शहजादी की शादी के सिलसिले में अपनी जिद छोड़ दी थी। उसने भी शहजादी को गले से लगाकर दुआएं दी। इस मौका पर सारे वजीर, मुशीर और दूसरे मुलाजिमीन वहां जुमा थे। बादशाह ने अपनी बेटी को बेशुमार कीमती तोहफे दिए थे और 100 सिपाहियों का दस्ता उनकी हिफाजत के लिए साथ कर दिया था। सफर पर रवाना होने से पहले शहजादी ने चारों तरफ देखा जैसे किसी को तलाश कर रही हो। जल्द ही उसकी निगाह वजीर ज़ादे शहरियर पर पड़ी। वो एक कोने में सर झुकाए उदास खड़ा था। शहजादी दौड़कर उसके करीब पहुंची और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, शहरियर भाई, अगर आप ये सब कुछ ना करते तो मेरी शादी कभी भी शहजादा अहमद से नहीं होती। आपने इतनी अच्छी तरकीब बताई थी कि अब तक हुजूर अपनी शर्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। शहरियर मुस्कुरा कर बोला, मैंने बहुत सारी कहानियों में सुन रखा था कि कोई शहजादी जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाती थी तो बादशाह सलामत यही ऐलान करवाते थे कि जो शहजादी को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। मैंने ये मंसूबा बनाया था कि तुम झूठ मूठ की सोती हुई बिन जाओ और शहजादा अहमद तुम्हें ठीक कर दे। उसने भी बड़ी महारत से अपना काम किया था। बादशाह सलामत को जरा भी शुबह नहीं हो सका था। अब तुमसे यही कहना है कि वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। इसकी बात सुनकर शहजादी ने उदासी से कहा, मैं अब तक हुजूर को, अम्मी हुजूर को और शहरियर भाई आपको कैसे भूल सकती हूँ। ये कहते हुए इसकी आंखों से 2 आंसू ढलक गए। शहजादा अहमद भी उनके करीब आकर खड़ा हो गया था। इसने कहा, शहरियर तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम अगर वो तरकीब ना बताते और मेरी शादी शहजादी से ना होती तो मैं खुद सचमुच का सोता शहजादा बन गया होता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर उसने शहरियर को गले से लगा लिया। शहरियर ने शहजादी के सर पर हाथ फेरा और फिर ये काफिला शहजादी को लेकर पर्दे से रवाना हो गया।